सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने VEGL A136 रेगुलर 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस, जो कि हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसके ब्लॉक थर्ड के यूनिट। आज हम 11 को करेंगे, जो कि एसेंशियल्स ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अब तक हमने अपने रेगुलर 136 के ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक थर्ड के यूनिट 10 तक अपने सारे यूनिट्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, सो मेक श्योर कि पहले आप वो यूनिट्स कंप्लीट कर लें, तब आप यूनिट 11 पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 11 के साथ, जो कि है एसेंशियल्स ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी यूनिट 11 पे। ठीक है, देखो यूनिट 11 जो कि है एसेंशियल ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, जिसमें हमें अराउंड 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। अब देखो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, 11.1 में वार्म अप है, ऐसे ही 11.2 में लिसनिंग है। कस्टमर सर्विस मीन्स कि अगर आप यहाँ आपको कोई ऑडियो प्रोवाइडेड है, राइट, जिसमें कस्टमर सर्विस के बारे में बताया गया है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, गुड कस्टमर सर्विस कैसी होती है। ठीक है, सेल्स पर्सन को कैसे बिहेवियर और एटीट्यूड रखने चाहिए। फिर एसेंशियल्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर, मतलब ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। ठीक है, मतलब वो क्या क्या बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सब चीज़ें। और व्हाट इज लाइकली फॉल आउट ऑफ अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ अ कस्टमर, मतलब कस्टमर के बैड एक्सपीरियंस की बात की गई है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इन द वन थिंग दैट इज एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू रन प्रॉफिटेबली, मतलब वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि क्या चीज़ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम बिजनेस को ताकि प्रॉफिटेबली रन कर पाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट और ऑडियो प्रोवाइडेड गिवन है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप ट्राई करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि एक पर्सन के कैरेक्टर ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्पेशली कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के ट्रेट को, और हमें उसे क्लासीफाई करना है इन पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट कह लो। ठीक है, मतलब कौन सा पॉजिटिव आदत है, कौन सा नेगेटिव आदत है, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर है। ठीक है, अगर कोई बंदा सॉफ्ट स्पोकन, मतलब बहुत सॉफ्टली बात कर रहा है, तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर है। ठीक है, आप जेंटली परसुएसिव, मतलब हम जेंटली उसको कन्विंस कर रहे हैं, राइट, हम अभी फोर्स नहीं डाल रहे हैं कस्टमर पे, तो ये भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। इनकरेजिंग, हम इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। अग्रेसिव, गुस्से में कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, तो ये नेगेटिव कैरेक्टर है। लाउड, चिल्ला के बात कर रहे हो, नेगेटिव कैरेक्टर है। गुड लिसनर, भाई आप पूरी बात सुन रहे हो कस्टमर्स की, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इशू है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। टॉकेटिव, बहुत बात करते हो आप। ठीक है, कंपनी के जो मेन टॉपिक है, जिस चीज़ से रिलेटेड आप उससे मिलने गए हो कस्टमर से, वो सब छोड़ के आप पूरी दुनिया की बातचीत कर रहे हो, राइट। तो ये सब चीज़ें एक नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि हर किसी के पास आज के टाइम पे उतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि वो फालतू की बातों में टाइम स्पेंड करे, राइट। तो ये नेगेटिव कैरेक्टर है। पुशी, हमें कस्टमर को फोर्स भी नहीं करना है कि आप हमारा प्रोडक्ट ले ले नहीं। ठीक है, हमें अपने जाना है कस्टमर के पास, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, डेमो वगैरह देना है, जो भी है हमारा प्रेजेंटेशन दिखाना है, सब कुछ चीज़ें समझानी है। अब उसके बाद कस्टमर पे छोड़ दो ना। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, कंपनी अच्छी होगी, तो कस्टमर खुद मोटिवेट होगा और आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। हमें कोई पुश नहीं करना, हमें कोई फोर्स अपनी तरफ से नहीं डालना कस्टमर पे। ठीक है, तो ये पुशी नेगेटिव कैरेक्टर है। डिफेंसिव, हमें अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंस भी नहीं करना है। ठीक है, नहीं हमारी कंपनी बेस्ट है, ये है वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऑफेंसिव भी नहीं होना है, तो ये भी नेगेटिव कैरेक्टर है। अटेंटिव, अगर आप अटेंटिव हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से सुन रहे हो, कस्टमर बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा, तो ये सब चीज़ें अटेंटिव रहने पे ही समझ आती हैं। ठीक है, आप कितना ध्यान दे पा रहे हो कि कस्टमर बोर तो नहीं हो रहा आपकी प्रेजेंटेशन से। ठीक है, वो हो सकता है कोई लाइव डेमो चाह रहा हो, है ना, या फिर कोई फ्री ट्रायल वगैरह चाह रहा हो, तो वो कस्टमर के एक्सप्रेशन को, बिहेवियर को देख के समझना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, अटेंटिव रहना एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट, अगर हमें प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। वन हु इंटरप्ट, अगर कुछ कह रहा है तो बीच बीच में बार बार इंटरप्ट करना एक नेगेटिव बात होती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कैरेक्टर है। वेल मैनर्ड, पॉजिटिव है। पोलाइटली फर्म, तो ये भी पॉजिटिव है। रिजिड नहीं होना चाहिए, हमें सारे चेंजेस को अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, कोई सी भी जगह कोई चेंजेस हो रही हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना सीखना है। ठीक है, रिजिड नहीं रहना है, हमें कह लो डायनेमिक रहना है। ठीक है, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं इन एनवायरमेंट में, हमें भी चेंज होना है। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये नेगेटिव कैरेक्टर है, रिजिड होना। ठीक है, प्लीजेंट पॉजिटिव कैरेक्टर है। डिसइंटरेस्टेड, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अगर, ठीक है, तो वो नेगेटिव कैरेक्टर है। मार्केट्स एग्रेसिवली, मतलब कोई कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है और वो बहुत ही गुस्से से कस्टमर के साथ डीलिंग करता है और मार्केट में जाके अपने कस्टमर्स के साथ डील करता है, तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। स्पीक्स क्लियरली, अगर आप अपनी बातों को क्लियरली रख पाते हैं, साफ साफ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव कैरेक्टर है कह लो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये वोकैबुलरी को हमने क्लासीफाई किया इन टू ग्रुप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। ठीक है, ऑफ अ पर्सन। तो ये हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है गुड कस्टमर सर्विसेज। ठीक है,
अब देखो गुड कस्टमर सर्विसेज में हमारे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे आंसर योर फोन कॉल्स, मतलब ऑलवेज आंसर द फोन और इंश्योर समवन इज अवेलेबल टू हेल्प कस्टमर। मतलब हमेशा जब भी कस्टमर का कॉल आए आपको कॉल को रिसीव करना है। ऐसा नहीं कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो प्रोडक्ट देने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं यार कि कभी आए प्रोडक्ट अपना दिया और फिर चले गए, और हमें जब उस प्रोडक्ट के बारे में उतना कुछ नॉलेज ही नहीं है कि उसे कैसे यूज़ करना है, या हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोडक्ट रिलेटेड, तो हम उस पर्सन को कॉल बैक कर रहे हैं तो ना वो रिसीव कर रहा है ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया है, सेल आउट किया है, तो आपको बाद में कस्टमर के कॉल्स को रिसीव करना चाहिए, आंसर करना चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर को ऐसा फील ना हो कि वो उसे कोई प्रोडक्ट पकड़ा के भाग गया या फ्रॉड हो गया उसके साथ, राइट। उसको ऐसा फील कराओ कि कोई ना कोई उसके साथ हमेशा खड़ा है जब भी उसे ज़रूरत है, राइट। तो ऑलवेज आंसर द फोन और इंश्योर समवन इज अवेलेबल टू हेल्प कस्टमर, मतलब हमेशा आपके हेल्प के लिए कोई ना कोई अवेलेबल है, ये इंश्योर कराओ कस्टमर को, ठीक है। सेकंड है डोंट मेक प्रोमिसेस अनलेस यू विल कीप देम। देखो प्रोमिसेस तभी करो जब आप उन प्रोमिसेस को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। प्रोमिसेस झूठे नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आपने कह दिया कि हम आपको जो बेडरूम फर्नीचर्स हैं वो ट्यूसडे तक डिलीवर कर देंगे, राइट, तो फिर ये मेक श्योर करो ना कि ट्यूसडे तक आप डिलीवरी करवा पाओ, राइट। अगर आप ट्यूसडे तक डिलीवरी नहीं करवा पाते हो तो उस चीज़ को कहो ही नहीं ना, वो कहने की ज़रूरत क्या है। तो वही चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ कह लो प्रॉमिस करके आ रहे हो कस्टमर को, तो वो चीज़ को फुलफिल करो, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते, आप इतने कैपेबल नहीं हैं, तो वो चीज़ें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई क्लाइंट से अपॉइंटमेंट ले रहे हो, डेडलाइन है आपकी, तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रखो, उसे फुलफिल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वही चीज़ है, बिकॉज नथिंग एनॉयज अ कस्टमर मोर देन ब्रोकन वन, ठीक है। मतलब आप प्रोमिसेस तोड़ोगे तो वो कस्टमर एक तरीके से बिगड़ेगा आपका, ठीक है। तो यही कह रखा है, ओनली मेक्स प्रोमिसेस यू कैन फुलफिल। आप वही वादे करिए जो आप फुलफिल कर सकते हैं, राइट। डिलीवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन टाइम, जैसे आपने कह दिया कि हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे ऑन टाइम, ठीक है, या फिर आपने डेट दे दिया या फिर दिन बता दिया, तो उस दिन तक आप इंश्योर करो कि प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। थर्ड पॉइंट है डोंट लिसन टू योर कस्टमर्स, लिसन केयरफुली, पे फुल अटेंशन टू द कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स विदाउट इंटरप्टिंग। देखो फुल अटेंशन, पूरे ध्यान से कस्टमर की बातों को सुनो, समझो उनकी ज़रूरत क्या है, विदाउट इंटरप्टिंग, मतलब बीच बीच में बार बार उनको इंटरप्ट मत करो, ठीक है। और वो जो कह रहे हों उन्हें अपनी बात पूरी करने दो, उनकी बात सुनो, समझो, उनकी ज़रूरतों को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को आप ईजिली हैंड ओवर कर सकते हो कस्टमर को, ठीक है। तो यही है, लिसन टू योर कस्टमर्स। आप जब तक कस्टमर को सुनोगे नहीं, उसकी ज़रूरत पता कैसे चलेगी आपको, ठीक है। तो वही है कि सुनने की आदत डालिए। डील विथ कंप्लेंट्स, हैंडल कंप्लेंट्स पोलाइटली। आपको कंप्लेंट्स मिल रहे हैं कस्टमर से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप उसको पोलाइटली हैंडल करिए, ठीक है। अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, खूब गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिसन टू कंप्लेंट्स कामली, पोलाइज इफ नीडेड, मतलब कंप्लेंट्स को कामली हैंडल करिए, ठीक है। सुनिए, अगर गलती है अपोलोजाइज इफ नीडेड, मतलब माफी मांग लीजिए अगर जरूरत है तो, ठीक है। मतलब वहाँ अगर लग रही है कि कस्टमर ज्यादा गर्म है, उसका टेम्पर अभी एकदम हाई है, तो थोड़ा सा माफी मांग लेंगे कि सर कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, माफ करिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इतना बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो गलती हुई है तो सॉरी बोलिए, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और कोशिश करिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, सोल्यूशन प्रोवाइड करें कुछ ना कुछ, ठीक है। डील विथ कंप्लेंट्स, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है बी हेल्पफुल, हेल्प कस्टमर्स इवन इफ देयर इज नो इमीडिएट प्रॉफिट। अगर आपको तुरंत कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी कस्टमर को आप हेल्प करने की कोशिश करिए, राइट। ऐसा नहीं है ना कि आप हर चीज़ को प्रॉफिट से रिलेट करेंगे कि प्रॉफिट होगा तभी मैं कस्टमर को डील करूंगा और हेल्प करूंगा, नहीं, ये सब गलत आदतें हैं। अगर आपको कस्टमर बनाए रखने हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है, तो कस्टमर को हेल्प करिए जब भी उसे ज़रूरत है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे तो भी, ठीक है। काइंडनेस बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, और यही काइंडनेस ट्रस्ट मतलब बिलीव और लॉयल्टी को बिल्ड करता है, ठीक है। वो विश्वास कर पाएगा आप पे इजली। टेक द एक्स्ट्रा स्टेप्स, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स अगर चलना पड़े, आपको चलना पड़े मीन्स अगर एक्स्ट्रा असिस्टेंस प्रोवाइड करो। जैसे अगर आपका कोई स्टोर है, ठीक है, मतलब जैसे ही कोई ग्रोसरी स्टोर है या जो भी है, और कस्टमर आया, उसे प्रोडक्ट जो वो चाहिए था उसे वो मिल नहीं रहा था कि कहाँ रखा, कौन से शेल्फ पे, ठीक। और आप काउंटर पे अपने बैठे हो और कस्टमर आता है, आपसे पूछता है कि सर ये प्रोडक्ट कहाँ रखा है, और आपने अपने सीट पे बैठे बैठे बता दिया कि वो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, अपर शेल्फ पे, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद उठना है, कस्टमर के साथ जाना है वहाँ तक, कस्टमर को उस प्रोडक्ट तक पहुँचाना है, राइट। और वहीं वेट करिए थोड़ी देर, कुछ देर वेट करिए, क्या पता कस्टमर को कोई डाउट हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ पूछना चाह रहा हो वो, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप अगर आपको कुछ करना पड़ रहा है कस्टमर के लिए, वो करिए आप, ठीक है। मेहनत करने से ही प्रॉफिट होती है, राइट। मेहनत करने से ही चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक। बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता, तो वही चीज़ है, ये मेहनत करिए, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ रहे हैं कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करने में, तो करिए वो चीज़, ठीक है।
कस्टमर जो है ये चीज़ें बोलता नहीं है, बट वो चीज़ें फील करता है, नोटिस करता है, तो जो जाके दूसरे लोगों को बताता है कि नहीं आप उस शॉप में जाइए, विजिट करिए, वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, राइट, वहाँ का जो ओनर है वो कोऑपरेटिव है, ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर इससे क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर्स आपके शॉप पे विजिट करेंगे, राइट। तो यही सब चीज़ें सच एज पर्सनली गाइडेंस कस्टमर और गाइडिंग कस्टमर और आंसरिंग एडिशनल क्वेश्चन, तो यही सब चीज़ें। पर्सनल गाइडेंस चाहिए कस्टमर को तो आप वो प्रोवाइड करिए, क्वेश्चंस को आंसर करिए, उनके कोई क्वेरीज हैं उनको वो सॉल्व करिए, ठीक है। थ्रो इन समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करिए। ऑफर स्मॉल बेनिफिट्स लाइक डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करिए, यूजफुल इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, और अ वार्म स्माइल टू मेक द कस्टमर फील वैल्यूड। और एक चेहरे पे स्माइल रख के डील करिए ना कस्टमर के साथ, सड़ा हुआ मुंह बना के कस्टमर डीलिंग नहीं होती है, ठीक है। एक कह लो हंसमुख चेहरा होना चाहिए, ठीक है, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए जिससे कस्टमर को भी अच्छा और वैल्यूड फील हो, राइट। उसको कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो, डिस्काउंट दो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दो, राइट, कुछ कूपन प्रोवाइड करने की कोशिश करो ताकि फ्यूचर में आपको डिस्काउंट मिलेगा इतने का परचेज करेंगे तो, होता है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट, मतलब कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, उस पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, थ्रो इन समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो कि गुड कस्टमर सर्विस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो आप कस्टमर को अच्छी सर्विसेज बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें थी हमारी गुड कस्टमर सर्विसेज में। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है हमारा मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ इज द मोमेंट व्हेन अ कस्टमर इंटरेक्ट्स विद द कंपनी एंड फॉर्म्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट इट्स सर्विसेज। अब जैसे कोई भी कस्टमर आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनी से मिला, ठीक है, मतलब अगर हमारा रेस्टोरेंट है तो कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर हमारे वेटर हमारे जो भी मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट थे उनसे मिला, उसने ऑर्डर प्लेस किया, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी में जाने से कस्टमर क्या है एक वो इम्प्रेशन क्रिएट करता है, राइट। अब वो इम्प्रेशन जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अब बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ही रिसीव। मतलब जैसा आपने सर्विस प्रोवाइड किया, अगर अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया तो कस्टमर जो है वो पॉजिटिव मोमेंट ऑफ ट्रुथ कह लो फॉर्म करेगा। अगर आपने बेकार बैड सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं तो वो एक नेगेटिव मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ फॉर्म करेगा, राइट। तो ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ मतलब एक कह लो वो मोमेंट होता है जब एक कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी से मिलता है, वो हमारे जो सर्विस उसे रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे कंपनी के बारे में एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सर्विस यू हैव प्रोवाइडेड, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ एक कह लो ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास जिससे हम कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने अच्छी सर्विसेज दी और अच्छा मोमेंट ऑफ ट्रुथ कस्टमर ने कह लो फॉर्म किया तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन हो सकता है कस्टमर के माइंड में, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए अपने बच्चों के साथ, ठीक है, तो अगर वेटर जो है वो बिना बोले किसी के बेबी चेयर लाके आपके टेबल के पास रख दे बच्चों के लिए, तो वो क्या होगा, आप बोलोगे नहीं किसी से, ठीक है, बट वो आपको अच्छा फील होगा, राइट। आपने एक पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर्म किया उस ऑर्गेनाइजेशन उस रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं कि बिना कहे ये सब चीज़ें समझ जा रहे हैं, राइट। तो वो उसने क्या किया, एक बेबी चेयर लाके आपके बेबी के लिए वहाँ रख दिया आपके टेबल के पास, ठीक है, तो ताकि आपका बच्चा आराम से बैठ पाए, ठीक है, कंफर्टेबली जब तक आप वहाँ हैं टाइम को स्पेंड कर पाए। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंट ऑफ ट्रुथ था, राइट। अगर एक वेटर है, ठीक है, उसने रॉन्ग ऑर्डर आपको सर्व कर दिया, मतलब एक दूसरा एग्जांपल है ये, कस्टमर जो ऐसा कह लो कस्टमर को ऐसी सर्विस मिली है, अगर किसी वेटर ने किसी कस्टमर को गलत ऑर्डर दे दिया उसके टेबल पे और विदाउट अपोलोजाइजिंग, ठीक है, मतलब कोई उसने जो गलती की कि भाई गलत ऑर्डर आप लेके आ गए, हमारा ऑर्डर नहीं है, हमने कुछ और ऑर्डर किया था, राइट। तो उसने बिना माफ़ी मांगे आपके टेबल से वो ऑर्डर हटा लिया, तो ये एक नेगेटिव मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर्म करता है कस्टमर, राइट। उसे भले वो कहे चाहे ना कहे बट थोड़ा अजीब अटपटा लगेगा, भाई आपसे गलती हुई, आपने माफ़ी भी नहीं मांगी उस चीज़ के लिए, ठीक, सॉरी भी नहीं फील हुआ उस चीज़ के लिए, उस गलती के लिए। तो वही है कि वन बैड एक्सपीरियंस कैन डिस्ट्रॉय मैनी गुड एक्सपीरियंसेस। अगर आपने एक बार खराब सर्विस दे दी तो भले आपने उससे पहले कस्टमर के साथ कितने भी बढ़िया तरीके से डील किया होगा या कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस उसे दिए होंगे, वो सब भूल जाएगा वो एक बैड एक्सपीरियंस के चलते, ठीक है। तो यही मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ होता है, ठीक है, कि कस्टमर कैसा फील कर रहा है, कैसा वो इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्विस मिलने के बाद, वो पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है कि नेगेटिव फॉर्म कर रहा है, वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है, उसको जैसी सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब अगला देख लेते हैं हमारा क्या दे रखा है, वाई मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज इम्पॉर्टेंट। मोमेंट ऑफ ट्रुथ इंपॉर्टेंट होता क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द कंपनी। मोमेंट ऑफ ट्रुथ से क्या बन रहा है, कंपनी का फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा है। जैसे कस्टमर आए, ठीक है, कस्टमर आने के बाद पहले क्या देखता है, वो किस चीज़ से इंप्रेस होगा, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ की लाइटिंग कैसी है, जो सराउंडिंग है उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रहा, राइट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर को जितना आप सेटिस्फाई कर पाओ, ठीक है, कितना आप उसको रिलैक्स फील करवा सकते हो, ये सब चीज़ें माइंड करती हैं, राइट। अगर वो रेस्टोरेंट में आया खूब हौच पौच है, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, पूरा जितना आपका टेबल है
है, सब बुकड है, सब पे लोग भरे हुए हैं, सब खाना खा रहे हैं फैमिली के साथ अपने बैठ के, और खूब शोर हो रहा है, ठीक है। आपने जो म्यूजिक बजाया है वो भी बहुत लाउड है, लोगों को एक दूसरे की बातें नहीं समझ आ रही, तो वो एक कह लो बहुत ही चिड़चिड़ापन टाइप फील करेगा कस्टमर। तो वही है कि क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द कंपनी। मूवमेंट ऑफ ट्रुथ से फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होती है कंपनी की, ठीक है। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होती है कंपनी की। आप अच्छा सर्विस दोगे तो कस्टमर जो है वो अच्छा मूवमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर्म करेगा, ठीक है। आप बेकार दोगे तो बेकार मूवमेंट ऑफ ट्रुथ वो फॉर्म करेगा, राइट। तो यही है, फर्स्ट इंप्रेशन हमारी एमओटी से ही बनती है, राइट। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का भरोसा डेवलप होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फील करेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। अगर मोटी इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, हेल्प्स कस्टमर रिटेंशन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर आप अच्छी सर्विसेज दोगे तो कस्टमर जो है वो रिटेन करेगा। अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप अच्छी सर्विसेज देते हैं, आपका खाना बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है वहाँ का, और एट अ जेन्युइन प्राइस है, बहुत ज़्यादा आप चार्ज भी नहीं करते उसके लिए, तो कस्टमर रिटेंशन तो भाई बनता ही है ना। कस्टमर जब भी भूख लगे, किसी के साथ कहीं बाहर जाना है, तो वो आपके यहाँ ज़रूर विजिट करेगा। इंक्रीज द कंपनीज गुड रेप्यूटेशन। कंपनी की गुड रेप्यूटेशन बढ़ती है, ठीक है। अ बैड एमओटी कैन मेक द कस्टमर लीव द कंपनी। अगर खराब एमओटी फॉर्म हो रहा है कस्टमर का, क्यों? क्योंकि ड्यू टू बैड सर्विसेज रिसीव टू द कस्टमर। अगर खराब सर्विसेज कस्टमर ने रिसीव किया आपकी कंपनी से, तो कस्टमर जो है आपकी कंपनी को छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। तो यही सब है कि एमओटी इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सेकंड चीज़ है हाउ टू मैनेज मूवमेंट ऑफ ट्रुथ्स। अब मूवमेंट ऑफ ट्रुथ्स को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैनेज करने के लिए शो केयर एंड कंसर्न फॉर एवरी कस्टमर। हर कस्टमर को केयर दो, उनको कंसर्न दिखाओ, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस दो भाई हर कस्टमर को। ऐसा नहीं कि सब आ गए हैं और आप उन्हीं को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जैसे जो रिच दिख रहा है उसको ज़्यादा भाव दे रहे हो, ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, तो ये सब गलत बात है, ठीक है। हर कस्टमर का ध्यान रखो, हर मतलब अटेंटिव रहो कह लो, ठीक है। सबको केयर की ज़रूरत है और इक्वली सबको ट्रीट करो। लिसन केयरफुली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सुनिए, उन्हें तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करिए, राइट। बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट कंपनीज पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी का आपको पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप जिम्मेदारियां लीजिए ना, जिम्मेदारियां लीजिए ऑन द प्रॉब्लम। अवॉइड मेकिंग एक्सक्यूज और ब्लेमिंग अदर्स। कोई गलती हो गई है तो आप एक्सक्यूज मत क्रिएट करिए, ठीक है। दूसरों पे आप ब्लेम भी मत लगाइए कि हमारी गलती नहीं है, उसकी गलती है, जो भी है आप ब्लेम भी नहीं करेंगे, ठीक है। अपने ऊपर लीजिए गलती, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए अपनी, ठीक। यूज योर इनिशिएटिव टू सेटिस्फाई कस्टमर। अपना खुद का कॉमन सेंस यूज़ करिए, राइट। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है, आप कस्टमर को कैसे काम डाउन रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हम एमओटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ ट्रुथ को। फिर क्या है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एमओटी, मतलब एमओटी अच्छा कैसे क्रिएट हो सकता है। अब आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दोगे, देखो इवेल्युएट एवरी कस्टमर कॉन्टैक्ट, ठीक है। हर कस्टमर के कॉन्टैक्ट को आप इवेल्युएट करिए। स्टाफ टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके स्टाफ जो है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हैव क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। अगर कोई क्राइसिस आ गई इन फ्यूचर तो आपके पास उसका प्लान है या नहीं है क्राइसिस को मैनेज करने का, राइट। गिव एम्प्लॉयज इनफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। एम्प्लॉयज को इतना तो आपको अथॉरिटी दे के रखना चाहिए कि अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो वो डिसीजन ले पाए, राइट। इतना पावर आपको देना चाहिए। इनकरेज स्टाफ टू यूज़ इनिशिएटिव। अपने स्टाफ को इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए कि वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाहता है तो वो ले सकता है, राइट। वो अपने कुछ आइडिया है उसके पास, कुछ वो सोच रहा है कि ऐसा हम और एडअप कर देंगे तो हम कस्टमर को और सेटिस्फाई कर सकते हैं, कस्टमर को और वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कस्टमर को मोटिवेट करिए कि वो इनिशिएटिव ले सकता है, ठीक है। वो कुछ नया चीज़ एडअप करना चाहता है तो वो कर सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर है हमारा कंक्लूजन ऑफ एमओटी, माउथ ऑफ ट्रुथ का कंक्लूजन देख लें तो बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद कस्टमर। कस्टमर के साथ आप ऑनेस्ट रहिए, सिंसियर रहिए, ठीक है। लिसन पेशेंटली टू देयर प्रॉब्लम्स। उनके प्रॉब्लम्स को आप ध्यान से कामली पेशेंटली सुनिए। वर्क फॉर द कस्टमर नॉट अगेंस्ट देम। कस्टमर के लिए काम करिए, उनके अगेंस्ट काम मत करिए, ठीक है। बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कस्टमर आपके पास आया, आपके रेस्टोरेंट में आया, आपने ऐसे ट्रीट किया कि बस भाई एक बार आया ये खा के चला जाएगा, नहीं, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करनी है कस्टमर के साथ। कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करनी है कि आप ऐसा सर्विस प्रोवाइड करें कि कस्टमर आपके सर्विस से इम्प्रेस हो और अगले टाइम भी आपके ही रेस्टोरेंट में विजिट करे, राइट। रिमेंबर फर्स्ट इंप्रेशन मेड विद इन 30 सेकेंड्स। फर्स्ट इंप्रेशन जो है पहले 30 सेकेंड में ही बन जाता है, ठीक है। आपके रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आया, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रखा है, ठीक है, भीड़ तो नहीं है, म्यूज़िक कैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, लाइटिंग
फैसिलिटी कैसी है, बहुत सारी चीज़ें कस्टमर नोटिस करता है और पहले 30 सेकंड में ही कस्टमर जो है वो आपके फर्म और ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रेशन जो है अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और वही इम्प्रेशन जो होता है वो MOT कहलाता है, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये था हमारा MOT क्या होता है, MOT क्यों ज़रूरी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हमें हैंडल कैसे करना चाहिए MOTs को। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ ट्रुथ के बारे में। अब देखो कुछ दे रखा है कि अगर डिफ़िकल्ट कस्टमर आते हैं, ठीक है, तो हमें उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए उन्हें, ठीक है। यील्डिंग मतलब अगर कोई आ रहा है आपके ऊपर चिल्ला रहा है कस्टमर, तो आपको काम रहना है, स्पीक पोलाइटली बोलिए, काम रहिए। यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज, कोई कस्टमर आ रहा है और बहुत ही गंदी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है तो हमें तब भी प्रोफेशनल रहना है, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना कस्टमर के साथ, ठीक है। डोंट आर्ग्यू। फिंगर पॉइंटिंग, कोई उंगली दिखा के आपसे बात कर रहा है, ठीक है। लिसन पेशेंटली एंड सॉल्व द इशू, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, राइट। नेम कॉलिंग, कोई आपको नाम लेके बुला रहा है, इग्नोर पर्सनल रिमार्क, जो भी आपको वो नाम लेके बुला रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। इग्नोर मतलब उस कस्टमर को नहीं इग्नोर करना है, उसकी प्रॉब्लम से फोकस करिए, उस चीज़ को मतलब उतना ध्यान मत दो उसने जो भी कहा आपको, ठीक है। एंग्री कस्टमर, जो अगर कोई कुछ कस्टमर जो है वो गुस्से में है तो कुछ थोड़ा एम्पैथी दिखाइए, ठीक है, सहानुभूति दिखाइए। ऑफर अ सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। तो ये था हमारा डिफिकल्ट कस्टमर बिहेवियर्स को हैंडल करने के तरीके, ठीक है, और रिस्पॉन्सेज कह लो। तो ये था हमारा ये टॉपिक। अब उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस 3 दे रखा है जिसमें आपको कस्टमर बिहेवियर बता रखा है कि कोई कस्टमर आया आपके पास और वो ऐसे ऐसे मूड में है और आपका रिस्पॉन्स ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है 11.6 स्पीकिंग है और 11.7 राइटिंग है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ लिखना होगा। आते हैं अपने 11.8 पे जो कि है ग्रामर का पार्ट जिसमें हमें लिंकर्स देखना है। अब लिंकर्स क्या होते हैं? लिंकर्स ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिव्स, ठीक है। लिंकर्स को हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं। आर वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स और आइडिया। लिंकर्स ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को और आइडियाज़ को ज्वाइन कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। दे मेक राइटिंग एंड स्पीकिंग क्लियर, स्मूथ एंड लॉजिकल। ये किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बात को और क्लियर, स्मूथ और लॉजिकल बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैं थक गया था पर फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया, ठीक है। तो यहाँ जो बट है वो लिंकर है। यहाँ बट ने क्या किया, दो फ्रेजेस को ऐड किया। आई वॉज टायर्ड एक बात, दूसरी बात आई फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो ये दो बातों को जोड़ा किसने? बट ने, ठीक है। शी स्टडीड हार्ड देयरफॉर शी पास्ड, उसने बहुत मेहनत की तभी उसने एग्जाम पास किया, राइट। तो देयरफॉर जो यहाँ है वो लिंकर का काम कर रहा है जिसने दो फ्रेजेस को ऐड किया। शी स्टडीड हार्ड, शी पास्ड, मतलब उसने बहुत मेहनत की और वो पास हो गई। तो यही सब चीजें हैं, ठीक है। दे आर यूज फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन टू मेन पॉइंट, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, एक्सप्रेसिंग कॉज एंड इफेक्ट, एक्सप्रेसिंग पर्पज, ओपिनियन, इन सीक्वेंसिंग, लिस्टिंग, एग्जाम्पल, मेकिंग कंक्लूजन एंड गिविंग एम्फेसिस। यू विल फाइंड सेवरल एग्जाम्पल्स इन लिस्टिंग ऑडियो स्क्रिप्ट, मतलब फिर से कोई ऑडियो स्क्रिप्ट दिया गया है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। वैसे यहाँ मेंशन्ड है टेबल के फॉर्म में, हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एडिशन, मतलब कोई चीज़ या फिर कोई सेंटेंसेज या फ्रेजेस, सेंटेंसेज, वर्ड, पैराग्राफ, आइडियाज को हमें ज्वाइन करना था, ऐड करना था, तो हम ऐड मोर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है तो उसके लिए लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टिव्स कौन से होते हैं? एंड, एज वेल एज, बिसाइड, मोर ओवर, फर्दर मोर, व्हाट इज मोर, इन एडिशन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अनदर पॉइंट इज दैट, एडिशनली। तो ये सब चीज़ हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई बॉट अ पेन एंड अ नोटबुक, मतलब मैंने एक पेन खरीदा और एक कॉपी खरीदी, तो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया, ठीक है। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा और एक नोटबुक भी खरीदी, ठीक है, एंड अ नोटबुक। ये हमारा एडिशन के लिए ये सब लिंकिंग वर्ड्स यूज होते हैं। सेकंड, फॉर कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग के लिए मतलब शोज अपोजिट आइडिया, मतलब अपोजिट कोई चीज दिखाने के लिए हम कौन कौन से लिंकिंग वर्ड्स यूज करते हैं? बट, हाउएवर, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, वर्दलेस, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, वेयर एज, वाइल, इन कॉन्ट्रास्ट, नाइदर नॉर। तो इसका एग्जाम्पल है ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है बट सच्चा है, ठीक है। यहाँ जो बट है वो लिंकिंग, वो हमारा कॉन्ट्रास्टिंग के पर्पज से यूज किया गया लिंकिंग वर्ड। अगला है हमारा फॉर एक्सप्रेसिंग कॉज और रीजन, मतलब कोई कॉज और रीजन दिखाने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? लिंकिंग वर्ड्स। बिकॉज, एज, सिंस, दिस इज वाई, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, फॉर दिस रीजन। तो ये सब कोई रीजन या फिर कॉज दिखाने के लिए हम ये सब यूज करते हैं। जैसे आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। यहाँ बिकॉज जो लिंकर यूज किया गया है वो यूज किया गया है कॉज दिखाने को, ठीक है, कि मैं घर पे रह गया क्योंकि बारिश हो रही थी। फॉर एक्सप्रेसिंग रिजल्ट, अब रिजल्ट दिखाने के लिए, शोज द रिजल्ट, ठीक है। हेंस, देयरफॉर, थस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ये सब लिंकिंग वर्ड्स हम यूज करते हैं। जैसे इट रेन्ड हेवीली, देयरफॉर द मैच वॉज कैंसल्ड, बहुत तेज बारिश हुई थी, देयरफॉर, इसीलिए मैच जो है वो कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट दिखाने के लिए हम इतने सारे लिंकिंग वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग
एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ओपिनियन शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं आई वुड से डैट, इन माई ओपिनियन, आई थिंक डैट, आई बिलीव डैट, पर्सनली, अपरेंटली, ठीक है। तो ये सब लिंकिंग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं किसी के ओपिनियन को दिखाने के लिए। जैसे इन माई ओपिनियन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब मेरे ओपिनियन में ऑनेस्टी जो है वही बेस्ट पॉलिसी है, राइट। मतलब हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक। तो ये सब था हमारा। फिर है हमारा फॉर एक्सप्रेसिंग द पर्पज, पर्पज जो हमारा कह लो मेन एम है वो दिखाने के लिए, शोज द एम। तो हम कौन से लिंकिंग वर्ड यूज करते हैं, टू, सो एज टू, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ये सब वर्ड्स। जैसे एग्जांपल है आई स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, आई स्टडी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ता हूँ। टू, क्यों, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, टू गेट गुड मार्क्स। फिर है इन सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग में शोज ऑर्डर ऑफ इवेंट, मतलब कौन सी चीज़ कब हुई उसके लिए हम कौन से लिंकिंग वर्ड्स यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट, इन द बिगनिंग, टू बिगिन विथ, देन, next, secondly, before, after, after that, afterwards, when, soon, prior to, immediately, once, suddenly, as soon as, no sooner than, hardly, when, finally, eventually, at the end, in the end, at last, until, lastly। तो ये सब लिंकिंग वर्ड्स हम सीक्वेंस दिखाने के लिए, सीक्वेंस या फिर ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन आंसर इट, मतलब पहले फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन आंसर इट, राइट। तो ये था हमारा इन सीक्वेंसिंग। फिर है हमारा फॉर समराइजिंग और कंक्लूडिंग, कोई चीज़ खत्म कर रहे हैं हम या कोई चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन से लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ऑल इन ऑल, ओवरऑल, जनरली, इन कंक्लूजन, ऑन द होल, इन द मेन, टू सम अप। तो ये सब वर्ड्स हम लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे इन कंक्लूजन, टीम वर्क लीड्स टू सक्सेस, मतलब सब लोग मिलकर काम करती हैं, पूरी टीम जुड़ के एक साथ काम करती है तो हमें सक्सेस मिलता है, राइट। फिर है हमारा फॉर एम्फेसाइज देने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। स्पेशली, पर्टिकुलरली, नेचुरली, एग्जैक्टली, बिकॉज, अबव ऑल, वॉट एवर, वेन एवर। तो ये एम्फेसिस डालेंगे किसी बात पे इंपॉर्टेंस देने के लिए, ठीक है। जैसे अबव ऑल, बी ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर गिविंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देने के लिए हम कौन से लिंकिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर वन थिंग, दिस इंक्लूड्स, सच एज, एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं दैट इज, ठीक है। तो ये सब है। फ्रूट्स सच एज एप्पल्स एंड बनानाज आर हेल्दी, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल जैसे हम नहीं देते हैं यार कि जैसे फ्रूट सच एज एप्पल एंड बनानाज आर हेल्दी, जैसे ये सब एप्पल और बनाना जो फ्रूट हैं ये हेल्दी होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो लिंकर्स होता क्या है, लिंकर्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कनेक्ट्स आइडिया, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स टू मेक कम्युनिकेशन क्लियर, लॉजिकल और मीनिंगफुल। किसी भी कम्युनिकेशन को क्लियर, लॉजिकल और मीनिंगफुल बनाने के लिए जब हम किसी सेंटेंस, वर्ड्स और पैराग्राफ्स को जब कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट किसके थ्रू करते हैं, लिंकर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये लिंकर्स वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था लिंकर्स, ग्रामर का पार्ट 11.8। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है 11.9, जिसमें स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच टू वर्क वीक फॉर्म्स, मतलब वही सब कुछ चीज़ें बता रखा कि रिदम इन इंग्लिश होता क्या, ठीक है। रिदम क्या होता है, रिदम मीन्स द रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स वाइल स्पीकिंग। मतलब रिदम जो होता है कि एक हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या पैराग्राफ बोल रहे हैं या कोई चीज़ अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें किस इंटरवल पे, मतलब किस रिकरेंस पे हमारे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आ रहे हैं। जैसे हम कुछ चीज़ों को जोर दे के बोलते हैं और कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी क्विकली बोल देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारी रिदम कहलाती हैं। जैसे देखो स्ट्रेस्ड मतलब स्ट्रॉन्ग और अनस्ट्रेस्ड मतलब वीक। इंग्लिश साउंड्स नेचुरल व्हेन स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल्स कम एट रेगुलर इंटरवल। जब हमारे स्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आते हैं तभी हमारी इंग्लिश जो होती है वो नेचुरली साउंड करती है, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर स्पोकन क्विकली और सॉफ्टली। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को हम बहुत जल्दी ही बोल जाते हैं, ठीक है। उस पर हम उतना फोकस नहीं देते, उतना जोर और उतना प्रेशर नहीं लगाते हैं, ठीक है। क्विकली और सॉफ्टली उन चीज़ों को हम बोल जाते हैं अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, गो एंड पोस्ट दिस कार्ड, ठीक है, जाओ और इस कार्ड को पोस्ट कर दो। सेकंड है द बॉय यू मेट ऑन मंडे केम टू सी यू, ठीक है। अब चलते हैं कि देखो वीक फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। वीक फॉर्म्स आर द शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ कॉमन वर्ड यूज्ड इन कनेक्टेड स्पीच। मतलब शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड प्रोनाउंसिएशन, मतलब जिस चीज़ को हम क्विकली बोल जाते हैं, ठीक है, ऑफ अ कॉमन वर्ड यूज इन अ कनेक्टेड स्पीच। जैसे एग्जांपल है दे हेल्प स्पीकर्स, मतलब जो ये वीक फॉर्म्स होते हैं या फिर कह लो अनस्ट्रेस्ड प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं ये स्पीकर को हेल्प करते हैं कि वो अपनी बात को तुरंत जल्दी कह ले, ठीक है। स्पीक फास्टर, अपनी बात को तेज़ी से कह ले। स्पीक मोर नेचुरली, अपनी बात को नेचुरली रिप्रेजेंट कर पाए। मेंटेन द रिदम ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश के रिदम को मेंटेन कर पाए, ठीक है। थर्ड है हमारा कह लो टॉपिक बाय आर वीक फॉर्म्स यूज। ये वीक फॉर्म्स यूज क्यों किए जाते हैं? टू मेक इंग्लिश साउंड स्मूथ एंड नेचुरल। इंग्लिश जो है हमारी स्मूथ
और नेचुरल साउंड करे, इसलिए टू कीप स्ट्रेस्ड वर्ड्स एट रेगुलर इंटरवल, ताकि हमारे जो स्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे अकर करें, ठीक। टू प्रोनाउंस अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स क्विकली, और ताकि हम अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स को क्विकली बोल पाएँ, ठीक है। तो ये हमारे वीक फॉर्म्स यूज इसलिए किए जाते हैं, ठीक है। अब ये कुछ टेबल के फॉर्म में आपको बताया गया है कि जैसे ये वर्ड क्लास दिए गए हैं, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म वहाँ कहाँ उस वर्ड में कहाँ है ये बताया गया है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। अब थोड़ा बहुत ये बचा है, जैसे व्हेन डू वी यूज स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। अब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स को कब यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स कब कब यूज़ किए जाते हैं? जब जो वर्ड है वो अकेला है, ठीक है, वर्ड को हम अकेले यूज़ कर रहे हैं, उस वर्ड को, द वर्ड इज स्ट्रेस्ड, उस पर हम जोर लगा के कोई चीज़ बोल रहे हैं, मतलब प्रेशर लगा के बोल रहे हैं। अ वर्ब और प्रीपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंसेज, ऐसे वर्ड्स और प्रीपोजिशन जो किसी सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होते हैं, उस पर जनरली हम फोर्स लगा के बोलते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल है वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ हमने फ्रॉम पे थोड़ा सा जोर लगाया, राइट, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम पे थोड़ा फोकस्ड है, कह लो ऐसा, तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुआ। फिर अगला है हमारा हु इज़ कमिंग, आई एम, ठीक है, आई एम, यहाँ एम जो है इस पर हम थोड़ा जोर लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारे सेंटेंस के एंड में यूज़ किया गया है, ठीक है, एंड में यूज़ किया गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। हु इज़ कमिंग, आई एम, ठीक है, आई एम। तो ये था हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रेस्ड एंड रिदम्स इन कनेक्टेड स्पीच देखा, जिसमें हमने देखा रिदम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि वीक फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स क्या होते हैं, हम वीक फॉर्म्स क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इन शॉर्ट हम देख लें तो रिदम क्या होता है। रिदम मीन्स, सो एट लास्ट अगर हम इसे कंक्लूड करें तो रिदम क्या होता है? रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, मतलब किसी भी सेंटेंसेस, पैराग्राफ या फिर जो भी हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स किस इंटरवल पे आ रहे हैं, रेगुलर पैटर्न में आ रहे हैं, ये हमारा रिदम होता है। वीक फॉर्म्स मतलब शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉमन वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको हम क्विकली और फास्टली बोल जाते हैं, ठीक है, जिसपे हम उतना प्रेशर नहीं डालते और इम्फेसिस जिसपे ज्यादा नहीं करते, ठीक है। वीक फॉर्म्स मेक स्पीचेस नेचुरल एंड फ्लुएंट, वीक फॉर्म से क्या होता है, जो हमारी स्पीच है वो नेचुरल और फ्लुएंट लगती है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स आर यूज फॉर एम्फेसिस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स कब मतलब यूज किए जाते हैं जब हमें किसी वर्ड पे एम्फेसिस दिखाना है, स्ट्रेस दिखाना है, मीन्स जोर दिखाना है, ठीक है, और यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स तब यूज किए जाते हैं जैसे कुछ वर्ड्स जो है वो एंड में यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस पे, तब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था ना, वो इज कमिंग, आई एम, एम जो यूज किया गया है यहाँ पे वो स्ट्रेस्ड फॉर्म है, हम एम पे थोड़ा जोर देके बोल रहे हैं, राइट। तो ये था हमारा रिदम, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 11 यहीं पे। तो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हमारा अगर आपको मेरा पढ़ाई थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।